हेलो एवरीवन, माय नेम इज दीपक यादव एंड दिस इज योर ग्लोरीफाई क्लासेस। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है पीएच स्केल। पीएच स्केल एग्जैक्टली है क्या? ये एक स्केल है जो कि नापने के काम में आता है एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को, कि आपका जो एसिड है या फिर जो बेस है वो कितना स्ट्रांग है या फिर कितना वीक है। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं नोट्स के तौर पे, उनको आप लिख सकते हैं चाहे तो पहला पॉइंट है, इन प्योर वाटर द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस एंड हाइड्रोक्साइड आयंस आर इक्वल। ड्यू टू दिस प्योर वाटर इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। इसका मतलब क्या है कि जब आप प्योर वाटर लेते हैं, पहले भी मैं ये बात बता चुका हूँ, जब आप प्योर वाटर लेते हैं उसके अंदर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस और जो हाइड्रोक्साइड आयंस हैं उनकी जो कंसंट्रेशन होती है वो क्या होती है, सेम होती है। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं, जो प्योर वाटर है वो आपका ना तो एसिड होता है ना ही बेस होता है। अब ऐसा क्यों है, इसके लिए हमने अभी जब बात कर रहे थे रेन वाटर वाले टॉपिक की, कि रेन वाटर जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, जबकि जो हमारा प्योर वाटर है वो हमारा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। तो वही वाले टॉपिक की बात यहाँ पे हो रही है कि जो प्योर वाटर है उसके अंदर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस एंड हाइड्रोक्साइड आयंस आर इक्वल, और इसी की वजह से जो प्योर वाटर है ना ही वो एसिडिक की तरह बिहेव करता है ना ही वो बेसिक सॉल्यूशन की तरह बिहेव करता है। सेकेंड पॉइंट है, इन 1909 सोरेनसन डिवाइस्ड द स्केल नोन एज पीएच स्केल। तो आप ये लिख सकते हैं कि उस साइंटिस्ट का नाम क्या था, अगर पूरा नाम जानना चाहें तो वो पूरा सोरेनसन था। लेकिन अभी क्या है, इन 1909 सोरेनसन डिवाइस्ड द स्केल, उसने एक स्केल को डिराइव किया जिससे हम आज की डेट में क्या कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं। ऑन विच द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिक सॉल्यूशन कुड बी रिप्रेजेंटेड, जिसके ऊपर हम देख सकते थे, बता सकते थे कि हमने जिस एसिड को लिया हुआ है या फिर जिस एसिड पे हम अपना पीएच स्केल लगा रहे हैं उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या फिर वीक एसिड है। यूज ऑफ हाइड्रोजन आयंस ऑन द डैम, तो किसकी वजह से, हाइड्रोजन आयंस की वजह से। थर्ड पॉइंट है, द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन इट। इसका मतलब क्या है कि सॉल्यूशन, जो भी आपने सॉल्यूशन लिया है वो चाहे एसिड हो चाहे बेस हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, बस ये बात याद रखनी है कि उसके अंदर हाइड्रोजन आयंस, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस जितने भी होंगे उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि उल्टा आप कह सकते हैं। यानी कि अगर देखिए, अगर हाइड्रोजन आयंस उसमें ज्यादा है, हाई हाइड्रोजन आयंस है, तो पीएच वैल्यू जो होगी उसकी क्या होगी, लो होगी, कम होगी। और अगर जो हाइड्रोजन आयंस हमारा क्या है, बहुत कम है, तो पीएच वैल्यू क्या होगी, हमारी ज्यादा होगी। अभी के लिए ये याद रखिए, इसी पॉइंट को अभी मैं दोबारा से हम बात करेंगे इस पॉइंट के बारे में, जब हम पीएच स्केल को देखेंगे, उस पर जो नंबर्स लगे हुए हैं उसके अकॉर्डिंग भी हम इसको वहां पे बना सकते हैं। वैसे आप बस ये पॉइंट याद रखिए कि अगर हाइड्रोजन आयंस की जो नंबर है वो ज्यादा होगा, हाइड्रोजन आयंस किस में ज्यादा होते हैं, हाइड्रोजन आयंस हमारे एसिड में ज्यादा होते हैं, तो जहां पे एसिडिक सॉल्यूशन होगा उसकी जो पीएच वैल्यू होगी वो क्या होगी, कम होगी। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन आयंस उसमें ज्यादा है। और जहां पे हाइड्रोजन आयंस कम होंगे वो कैसे सॉल्यूशन होगा, आपका बेसिक सॉल्यूशन होगा, और वहां पे जो पीएच वैल्यू आएगी आपकी हाई आएगी। हाँ, इसी से एक और पॉइंट निकलता है कि अगर आप सोचते हैं कि एसिडिक सॉल्यूशन में मेरे सिर्फ हाइड्रोजन आयंस होते हैं और हाइड्रोक्साइड आयंस नहीं होते, OH आयंस की बात कर रहा हूं मैं, तो ये गलत है। उसके अंदर हाइड्रोजन आयंस भी होते हैं और साथ ही साथ हाइड्रोक्साइड आयंस भी होते हैं, लेकिन जो हाइड्रोक्साइड आयंस में बहुत ज्यादा कम अमाउंट में होते हैं। और ऐसे ही हमारे बेसिक सॉल्यूशन में भी हाइड्रोजन आयंस होते हैं लेकिन बहुत ज्यादा कम अमाउंट में होते हैं। फिर आता है इसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट, द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस इज मेजर्ड ऑन ए स्केल ऑफ नंबर called the pH scale. The pH scale has 0 to 14 वैल्यू। ये तो आप सबको पता ही होगा अभी तक कि स्ट्रेंथ जो भी एसिड और बेस की है वो हम किससे मेजर करते हैं। हर चीज को मेजर करने के लिए एक स्केल होता है। ऐसे ही एसिड और बेस की जो स्ट्रेंथ है उसको मेजर करने के लिए कि वो कितना ताकतवर है, कितना वीक है, उसको मेजर करने के लिए क्या, एक स्केल बनाया गया, जिस स्केल को हम क्या कहते हैं, पीएच स्केल। तो पीएच स्केल का जो नंबर होता है या फिर कह सकते हैं जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक होती है, 0 से लेकर 14 तक। फिर नेक्स्ट आता है, पीएच इज अ प्योर नंबर। पीएच जो है वो कैसा है, एक प्योर नंबर होगा, इट हैज नो यूनिट। कभी भी पीएच वैल्यू के साथ यूनिट नहीं लगानी क्योंकि उसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। तो ये थे आपके 5 पॉइंट्स जो पीएच स्केल से रिलेटेड थे। अब हम देखेंगे पीएच के या फिर पीएच स्केल के रूल्स को। तो चलिए रूल्स की बात करते हैं। हाँ, तो अब बात करते हैं हम अपने रूल ऑफ पीएच स्केल की। तो पीएच स्केल के भी कुछ रूल्स होते हैं, ज्यादा रूल्स नहीं है, 3 रूल्स हैं, फटाफट याद हो जाएंगे। देखिए,
सबसे पहला रूल, जो न्यूट्रल सब्सटेंस है, ना तो वो एसिडिक है ना ही वो बेसिक है, उनका जो पीएच होगा वो क्या होगा, 7 होगा, एग्जैक्टली 7 होगा। एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं अपना शुगर सॉल्यूशन जो हो गया सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl हो गया, और इसके अलावा मैंने अभी बताया था जो कि है प्योर वाटर। ये सब क्या है हमारे न्यूट्रल सॉल्यूशन जिनका पीएच हमेशा 7 रहेगा। क्लियर है। सेकंड पॉइंट है हमारा एसिडिक सॉल्यूशन हैव अ पीएच ऑफ लेस देन 7। एसिडिक सॉल्यूशन जो है उनका जो पीएच है वो हमारा लेस देन 7 होगा। लेस देन 7 क्यों है, क्योंकि अभी हमने बात की थी एक पॉइंट की कि जो हमारा पीएच होता है, जो पीएच वैल्यू होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है H+ आयंस के, यानी कि हाइड्रोजन आयंस के जो कंसंट्रेशन है उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है पीएच की वैल्यू। तो अब आप देखिए एसिडिक सॉल्यूशन में जो हाइड्रोजन आयंस है वो क्या होंगे, बहुत ज्यादा होंगे, और अगर वो बहुत ज्यादा है तो उसकी पीएच वैल्यू क्या होगी, कम। या फिर और ऐसे भी आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे मैं हाइड्रोजन आयंस बढ़ाते जाऊंगा वैसे वैसे पीएच की वैल्यू और क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। यानी कि जितने ज्यादा हाइड्रोजन आयंस होंगे उतना ज्यादा वो क्या होगा, एसिडिक होगा, उतना ज्यादा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और उतनी ही कम उसकी पीएच वैल्यू। तो अगर आप बात करें एक स्केल की, मान लेते हैं ये मेरा पीएच स्केल है, यहाँ पर है 7, जिसको मैं क्या कह रहा हूँ, न्यूट्रल कह रहा हूँ। ठीक है, तो न्यूट्रल अगर मैं इसको कह रहा हूँ, यहाँ से अगर स्टार्ट हो रहा है 0 1 1 2 3 4 5 6 और ये 7, फिर 8 9 10 11 12 13 और 14। तो अगर मैं मान लूँ ये मेरा पीएच स्केल है, तो 0 से लेकर 7 तक ये कैसे सॉल्यूशन होंगे, एसिडिक सॉल्यूशन दिखाएगा ये वाला पीएच वैल्यू। ठीक है, तो अब जैसे जैसे मैं इस तरफ आते रहूंगा मेरे H+ आयंस यानी कि हाइड्रोजन आयंस की जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस क्या होंगे, इंक्रीज होंगे इस डायरेक्शन में। इस तरफ आते रहूंगा तो हाइड्रोजन आयंस के जो कंसंट्रेशन है वो मेरी क्या होगी, इंक्रीज होगी। जबकि जब मैं इस तरफ जाऊंगा 7 से, ये बीच की लाइन है ना, जब 7 से इस तरफ जाऊंगा तो H+ आयंस जो हैं वो क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। और H+ आयंस कम हो रहे हैं तो क्या होगा, इधर के जो जितने भी पीएच वैल्यू आएगी वो कौन सा सॉल्यूशन दिखाएगी, बेसिक सॉल्यूशंस को। ठीक है, अच्छा अगर H+ इधर इंक्रीज हो रहे हैं तो ये तो कॉमन सी बात है कि OH- यहाँ पर क्या हो रहे होंगे, डिक्रीज हो रहे होंगे, और यहाँ पर OH- क्या हो रहे होंगे, इंक्रीज हो रहे होंगे। ये वाली बात सिंपल सी है, इसको तो मतलब ना भी लिखें तो भी एक नॉर्मल सी बात है जो कि समझ में आ जाएगी। तो इधर के आपके एसिडिक हो गए, इधर के बेसिक हो गए। अब एक और चीज जो देखने वाली बात है कि 0 1 2 3 जो होते हैं यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर 1 2 3 तक, यहां तक, ये वाले आपके होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। इनको हम मान के चलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, क्योंकि H+ आयंस इसमें बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अब 3 से लेकर मतलब यहाँ 4 से लेकर 4 5 और 6 वाले, ये वाले मैं ले लेता हूँ वीक एसिड। क्या आएंगे ये, वीक एसिड। क्लियर है। ऐसे ही अगर मैं इधर की बात करूं तो 8 9 और 10 वाले जो हैं ये मेरे हो जाएंगे वीक बेस, वीक बेस। और 11 12 13 14 मेरे क्या हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग बेस। चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, 11 12 13 14 मेरे स्ट्रॉन्ग बेस, 8 9 10 मेरे वीक बेस, 0 1 2 3 4 स्ट्रॉन्ग एसिड और 4 5 6 मेरे वीक एसिड। तीसरा पॉइंट क्या था कि बेसिस हैव अ पीएच ऑफ मोर देन 7, कि बेसिस का जो पीएच होता है वो क्या होता है, 7 से ज्यादा होता है। ठीक है, इसके अलावा एक पॉइंट और होना चाहिए, एक सेकेंड इसको पहले हटाऊंगा, ये हो गया हमारा 1। फिर आता है एसिड का बता दिया पीएच, बेसिस का पीएच हो गया, टेबल हो गई, इसके अलावा ठीक है। फिर अब बाकी इंडिकेटर्स का तो आपको पता ही है कि जो आपका ये एसिड होता है उसके अंदर इंडिकेटर्स, जो लिटमस पेपर होगा वो आपका किसमें से क्या टर्न होगा। फिर से बता देता हूँ अगर नहीं याद है तो, एसिड क्या होता है, डेंजर होता है, उसका साइन कैसा होता है, डेंजर का साइन तो रेड होता है ना। ऐसे आपने याद करना सीखा ही होगा, अगर मेरी क्लास से किया से किया तो फिर मेरे को कोई आइडिया नहीं, लेकिन जो एसिड है वो ब्लू से रेड में चेंज हो जाता है, ब्लू से रेड में चेंज हो जाता है लिटमस पेपर के थ्रू। और मिथाइल ऑरेंज, अगर आप मिथाइल ऑरेंज के साथ एसिडिक सॉल्यूशन का वो देखेंगे कि किसमें वो चेंज हो रहा है, तो मिथाइल ऑरेंज के साथ भी वो किसमें चेंज होगा, रेड में ही चेंज होगा। ठीक है, मतलब एसिडिक सॉल्यूशन जो है वो मिथाइल ऑरेंज को
रेड कलर में चेंज कर देगा। जबकि जो बेसिस है इसके लिए आप लिटमस पेपर में जब जाएंगे तो आपका रेड से ब्लू में चेंज होगा लिटमस पेपर, और जो फिनोल्फिथलीन है वो आपका पिंक कलर में पूरा का पूरा चेंज हो जाता है। ये सारी बातें हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं जब इंडिकेटर्स वाला टॉपिक अपना कर रहे थे। ठीक है, तो अब हम करेंगे अपना यूनिवर्सल इंडिकेटर। एक नया टाइप का इंडिकेटर है जो पिछले वाले इंडिकेटर्स में नहीं करा है, लेकिन यहाँ पर करना ना जरूरी है। अब पता करते हैं ये यूनिवर्सल इंडिकेटर आखिर होता क्या है। तो अब बात करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर्स के बारे में। बट यूनिवर्सल इंडिकेटर्स के बारे में बात करने से पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि इससे पहले जो वीडियो आई थी हमारे इंडिकेटर्स पे, उसमें हमने बात की थी नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में, यूनिवर्सल अपने नेचुरल के बाद सिंथेटिक इंडिकेटर्स के बारे में और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के बारे में। बट तीनों ही इंडिकेटर्स में आप देखेंगे हमको ये बताते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन हमारा एसिडिक है या फिर बेसिक सॉल्यूशन है। इसके अलावा और कुछ नहीं बताता, वो तीनों ही में ये बताते हैं एसिडिक है या फिर बेसिक। लेकिन अगर हमें ये जानना हो कि क्या जो सॉल्यूशन हमने लिया है वो कितना एसिडिक है या फिर कितना बेसिक है, मेरा कहने का मतलब है स्ट्रॉन्ग है या वीक एसिड है, ये तो उन इंडिकेटर्स ने कभी नहीं बताया हमें। तो इसीलिए हमें जरूरत पड़ी यूनिवर्सल इंडिकेटर्स की। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है? एक मिक्सचर है अलग अलग इंडिकेटर्स का या फिर कह सकते हैं डाइस का, जो कि हर एक उस पे लेवल पे हर एक नंबर पर कलर देता है। अभी हमने पीएच की बात की थी ना, तो हर एक पीएच नंबर पे अलग अलग कलर देता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि उसका पीएच नंबर क्या है। और जब हमें पीएच नंबर किसी भी सॉल्यूशन का पता चल जाएगा तो हमें पता चल जाएगा वो स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है। तो अब बात करते हैं अपने नोट्स की। तो वो है यूनिवर्सल इंडिकेटर्स इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी डिफरेंट इंडिकेटर्स व्हिच गिव्स डिफरेंट कलर एट डिफरेंट पीएच वैल्यूज ऑफ द एंटायर पीएच स्केल। यानी कि यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है वो मिक्सचर है अलग अलग डिफरेंट इंडिकेटर्स का, उनको मिक्स कर दिया, जो कि हमें अब अलग अलग कलर देता है, डिफरेंट कलर्स देता है एट डिफरेंट पीएच वैल्यू। अलग अलग कलर देगा अलग अलग पीएच वैल्यू के लिए पूरे के पूरे पीएच स्केल पर। तो ये मैंने एक पीएच स्केल बनाया, उसके अलग अलग कलर्स लिख दिया। इसके बाद आता है इट इज यूज्ड टू गेट द आइडिया ऑफ हाउ एसिडिक और बेसिक अ सॉल्यूशन और सब्सटेंस इज। तो ये हमें बताता है कि वो कितना एसिडिक या फिर कितना बेसिक है हमारा सॉल्यूशन या फिर जो भी सब्सटेंस हम देख रहे हैं एसिडिक या बेसिक वाला। कॉमन इंडिकेटर्स कैन नॉट टेल अस द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। तो जो हमारे कॉमन इंडिकेटर्स हैं जैसे कि नेचुरल, सिंथेटिक, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, वो हमें नहीं बताते हैं कि वो एसिड स्ट्रॉन्ग है या फिर बेस है। उनकी स्ट्रेंथ नहीं बता पाते, रिलेटिव स्ट्रेंथ नहीं बता पाते हैं, है ना। तो इसलिए हमें यूनिवर्सल इंडिकेटर की जरूरत पड़ती है। अब आता है लाइक लिटमस पेपर, इट कैन बी यूज्ड ईदर इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन और यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर। लिटमस पेपर की ही तरह, एक की तरह कंफ्यूज हो जाओगे आप, ऐसा करो यहाँ पर लिख लो यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है। तो उस लिटमस पेपर की तरह यूनिवर्सल इंडिकेटर्स भी आपको किस किस फॉर्म में मिल सकता है? सॉल्यूशन की फॉर्म में भी मिल सकता है और यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर की तरह भी मिल सकता है। उसका पेपर भी वैसे ही आता है कुछ इस टाइप में, 1 2 3 4, उन पे फिर अलग अलग उस पे कलर, 1 का कलर अलग, इसका कलर अलग, इसका कलर। अब देखो इसको बहुत सारे कलर्स मैंने लिख दिए, डार्क रेड, रेड ऑरेंज ग्रीनिश येलो, ग्रीन ब्लू ब्लू जो भी है। तो इनको याद कैसे कर सकते हैं? अब पूरा याद करने से बेटर है जो मेन है जितना हो सकता है उसको करके देखते हैं। जैसे कि मान लो ये मेरा क्या है, यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 हो गया। हाँ, तो सबसे पहले जो याद करने वाली चीज है वो है 7। 7 क्या है मेरा? न्यूट्रल कलर होगा। न्यूट्रल कलर कौन सा होगा? ग्रीन होगा। ग्रीन किसका? जब भी आप एक यूनिवर्सल इंडिकेटर को लेते हैं और उसको प्योर वाटर में डालेंगे, तो प्योर वाटर मेरा क्या है? न्यूट्रल सॉल्यूशन है, वहां पर आपको ग्रीन कलर का हो जाएगा आपका ये यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है। तो वहां पे क्या बताएगा हमें कि उसका जो पीएच वैल्यू है वो 7 है, एग्जैक्टली ग्रीन कलर का हो जाएगा। अब ग्रीन कलर से जैसे हम इस तरफ आते हैं तो किस में चेंज होता है? एसिडिक सॉल्यूशन है इस तरफ, तो वो किस में चेंज होगा? रेड में। और इस तरफ जब जाएंगे तो वो ब्लू में। इतना तो सबको पता है, 7 के इस तरफ हमारा ब्लू होता है, इस तरफ हमारा रेड होता है, क्योंकि वो बेसिक है और ये वाला एसिडिक है। तो इस तरफ होगा जो सबसे ज्यादा डार्क ब्लू होगा, यानी कि मैं कह सकता हूँ वॉयलेट कलर, और 13 को भी मान लेता हूँ वॉयलेट कलर। क्लियर है इतना? इस तरफ आ जाते हैं, धीरे धीरे करेंगे एक साथ नहीं। 1 और 2 को मान लीजिए,
यहाँ पे तो डार्क रेड हो जाएगा सबसे ज्यादा, जितना ज्यादा रेड हो सकता है डार्क रेड सबसे पहले वाला, क्योंकि वो एसिडिक सॉल्यूशन है। दिख रहा है कि नहीं? हाँ दिख रहा है। फिर सेकंड नंबर पे रेड, थर्ड नंबर पे भी रेड मान लेते हैं, क्योंकि आपको भी बताया गया था 1 2 3 0 वो क्या थे हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, है ना। तो क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं तो इसलिए जो स्टार्टिंग वाले हमारे क्या होंगे, रेड ही मिलेंगे आपको, और उसके अलावा कुछ नहीं मिलेंगे। जो फोर्थ होगा, फोर्थ आपको क्या आ जाएगा, फोर्थ आपका हो जाएगा ऑरेंज रेड, ऑरेंज रेड, यानी कि उसमें अब क्या है, रेड तो है लेकिन उसमें ऑरेंज वाला कलर जो है थोड़ा बहुत मिक्सचर आएगा, ऑरेंज का पोर्शन जो होगा थोड़ा ज्यादा होगा, रेड का थोड़ा कम होगा, तो ऑरेंज रेड आ जाएगा। और उसके बाद जब आप 5 6 पे जाने स्टार्ट करेंगे, 5 पे आएंगे तो आपको ऑरेंज मिल जाएगा, रेड एकदम गायब हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, ऑरेंज रेड के बाद ऑरेंज आएगा, और फिर ऑरेंज के बाद क्योंकि यहाँ पर ग्रीन आ चुका है और यहाँ पर ऑरेंज है, तो इन दोनों के बीच में क्या, किसका कलर ज्यादा मिलेगा आपको, ऑब्वियसली सी बात है ग्रीन का कलर ज्यादा मिलेगा, ग्रीन ऑरेंज हो जाएगा वो। अब फिर से बोल देता हूँ, यहाँ पर ऑरेंज 5 नंबर पर ऑरेंज आ रहा है ना, तो ऑरेंज और रेड के बीच में ऑरेंज रेड, फिर ग्रीन और ऑरेंज, इसकी वजह से हमें 6 का याद हो गया, इसका याद हो गया, इसका याद हो गया। अब इसको इस तरफ आते हैं, इस तरफ आने में 11 और 12 का बचा है। 11 और 12 का आपको कैसे याद करना है, पर्पल के थ्रू। 11 को मान लेता हूँ मैं पर्पल, और इसको मान लेता हूँ डार्क पर्पल, क्योंकि थोड़ा सा ब्लू ही हमें कलर, हमें क्या चाहिए बेसिक में, हमें ब्लू कलर ही चाहिए होता है, लेकिन बस थोड़ा और ज्यादा डार्क होता जा रहा है। तो इस तरफ क्योंकि देखिए अब जब 7 होगा, अब मैं 8 और 9 की बात करूं, 8 और 9 में क्या होगा, अब क्योंकि ये ग्रीन है, ग्रीन के बाद डायरेक्ट ब्लू तो होगा नहीं, तो ग्रीन ब्लू लिख लेते हैं, ग्रीनिश ब्लू कह सकते हैं आप, ग्रीनिश ब्लू। और उसके बाद आप ब्लू लिख लीजिए, और ब्लू के बाद अगर ब्लू में थोड़ा सा और ब्लू कर दें तो वो कैसा कलर ले लेता है, पर्पल का कलर, या फिर आप कह सकते हैं डार्क ब्लू करिए थोड़ा सा, और डार्क ब्लू के बाद डार्क ब्लू नेवी ब्लू एक ही बात है, डार्क ब्लू के बाद आप पर्पल लीजिए, पर्पल के बाद डार्क पर्पल लीजिए, फिर वॉयलेट लीजिए, फिर डार्क वॉयलेट, कोई मतलब नहीं है, वॉयलेट भी ले सकते हैं, डार्क वॉयलेट, सब एक ही चीज है। तो इस तरीके से हम एक यूनिवर्सल इंडिकेटर्स के कलर्स को हल्का फुल्का एक आइडिया मिल गया कि अगर हम याद करना चाहें या फिर उसको समझना भी चाहें तो कैसे हम अपने दिमाग में रख सकते हैं उन चीजों को। तो जस्ट ये आइडिया देने के लिए था, याद करना ना करना अपनी मर्जी है, वो क्वेश्चंस के साथ हमें धीरे धीरे जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते रहते हैं तो वो याद हो जाएगी। ठीक है, हाँ तो ठीक है, ये था यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ यूजेस ऑफ पीएच। तो हम जो पीएच हमारा होता है उसके यूजेस क्या है हमारी एवरीडे लाइफ में, लेकिन उससे पहले मैं 2 क्वेश्चंस करवाऊंगा। यू हैव 2 सॉल्यूशंस ए एंड बी, the pH of solution A is 6 and the pH of the solution B is 8। तो pH स्केल की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आप अपना pH स्केल दिमाग में बना लें, दिमाग में बनाइए, रफ कॉपी में बनाना है रफ कॉपी में बनाइए। ये मेरा 7 से स्टार्ट करेंगे हमेशा, 8 किस तरफ होगा, इस तरफ 7 के बहुत पास, और 6 किधर होगा, वो भी 7 के बहुत पास होगा, 6 इस तरफ होगा। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये वीक एसिड की तरफ है और ये वाला वीक बेस की तरफ है, क्योंकि दोनों क्या है न्यूट्रल के पास है। तो ये वीक एसिड और ये वीक बेस, अगर उधर होता तो मेरा स्ट्रॉन्ग बेस और इधर होता तो स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इतनी चीज तो मेरे को सिर्फ इसी से पता चल गई, सॉल्यूशन ए और बी है, पीएच ऑफ सॉल्यूशन 6 और ये बी है। अब क्वेश्चन की बात करते हैं, विच सॉल्यूशन हैज मोर हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन, किसके पास सबसे ज्यादा हाइड्रोजन आयंस हैं। तो हाइड्रोजन आयंस मैंने क्या बोला था, जितना कम पीएच, पीएच की जो वैल्यू होती है, पीएच की जो वैल्यू है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, H प्लस आयंस के कंसंट्रेशन के। ये आप ऐसे चाहे तो बना लीजिए कि पीएच वैल्यू जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हाइड्रोजन आयंस के कंसंट्रेशन के। तो ये बोला हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन किसमें ज्यादा होगी, तो अगर इससे ज्यादा करना है तो इसे क्या करना पड़ेगा, हमें कम करना पड़ेगा। और पीएच वैल्यू कम किसकी है, बिल्कुल सिंपल सा हमें दिख रहा है 6 की, यानी कि सॉल्यूशन ए की। तो इसका आंसर मेरा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन ए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द सॉल्यूशन इज एसिडिक एंड विच वन इज बेसिक। ये तो हम आराम से बता चुके हैं पहले ही इस वाले में। आंसर हमारा बेसिक का क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन 8 वाला किसका है, सॉल्यूशन बी का, तो ये हो जाएगा मेरा सॉल्यूशन बी। ठीक है, और एसिडिक का हो जाएगा मेरा सॉल्यूशन ए। क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। सेकंड क्वेश्चन है 5 सॉल्यूशन ए बी सी डी ई टेस्टेड विद द यूनिवर्सल इंडिकेटर्स पे शोड पीएच ऑफ 4 11 1 7 और 9। ठीक है, तो इसको भी हम दिमाग में बनाना है, दिमाग में बनाइए, इमेजिनेशन या फिर पेन जो भी यूज करना करिए, बस आंसर दिए हमें तो, है ना। तो मान लीजिए ये मैंने बनाया अपना यूनिवर्सल इंडिकेटर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 और 14, ठीक है। तो कौन कौन सा है, 1 पे है, 4 पर है, 11 पर है, 7 पर है और 9 पर है, ठीक है। क्या क्या है, 4 पे मेरा ए है, बी मेरा 1 पर है, सी मेरा 11 पर है, डी मेरा 7 पर है और ई मेरा 9 पर है, ठीक है। चलो ये तो मैंने निकाल लिया क्वेश्चन से, जो जो हो सकता था मेरे से, जितनी भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन से आ सकती थी वो मैंने निकाल लिया। अब आता है विच सॉल्यूशन इज न्यूट्रल, स्ट्रांगली एल्कलीन, स्ट्रांगली एसिडिक, वीकली बेस और वीकली एल्कलीन। पहले तो मैं ये बता दूं कि जो एल्कलीन वर्ड है यहाँ पर, वो एल्कलीन वर्ड जो है वो बेसिक के लिए है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। एल्कलीन मतलब यहाँ पर क्या है, बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो उससे कंफ्यूज नहीं होने। न्यूट्रल की बात कर रहा है तो न्यूट्रल का आंसर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है, सॉल्यूशन डी। स्ट्रांगली बेस, सबसे ज्यादा स्ट्रांग बेस किधर होगा, इधर की तरफ मेरे स्ट्रांग बेस बढ़ जाते हैं, स्ट्रांग बेसिक इंक्रीज, इधर स्ट्रांग बेस और इधर मेरे स्ट्रांग एसिड होते हैं। इस तरफ जैसे जैसे आता हूं तो स्ट्रांग बेस कौन सा दिख रहा है, सॉल्यूशन सी, तो यहाँ पे आ जाएगा सॉल्यूशन सी। स्ट्रांग एसिड कौन सा है, सॉल्यूशन बी। वीक एसिड कौन सा, वीक एसिड क्या, जो 7 और स्ट्रांग एसिड के बीच है, मतलब ये 4 5 6 वाले, तो ये वाला मेरा क्या है, ए। वीक एसिड मेरा हो गया ए। वीक बेस, दोबारा से अल्कलीन आ गया ना, वीक बेस कौन सा होगा, 9 वाला, यानी कि ई। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना था। सेकंड क्या है, अरेंज द पीएच इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। फिर से बस याद क्या रखना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, यानी कि सबसे छोटा, फिर सबसे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको क्या करना है, पीएच के वैल्यूज को इंक्रीज करना है। तो सबसे छोटा से यहाँ पे क्या मतलब है, सबसे छोटे से क्या मतलब है यहाँ पर कि सबसे छोटा मतलब सबसे कम हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन, ठीक है। सबसे कम हाइड्रोजन आयंस कहाँ पर होंगे, ये देखो, सबसे पहले खुद सोचो, हाइड्रोजन आयंस सबसे कम किस में होंगे, बेसिक सॉल्यूशन में, यानी कि इसी चीज को मेरे को क्या करना है, उल्टा कर देना है ना। तो इस तरफ से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले क्या आएगा, सी, फिर क्या आएगा, ई, फिर क्या आएगा, डी, फिर क्या आएगा, ए, और फिर क्या आएगा, बी। इनके पी, ये मेरे सॉल्यूशन हो गए। यहाँ पर मैं पीएच लिख दूंगा, पीएच क्या है, सी का बोलो 11, ई का बोलेंगे तो क्या है 9, डी का क्या है 7, ए का क्या है 4 और बी का क्या है 1। अच्छा कुछ और करना था, अरेंज द पीएच इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, तो ये मैं बना दूंगा ऐसे और इसके ऊपर लिख दूंगा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। वो अच्छी राइटिंग में आपको लिखना है, मुझे नहीं। तो ये थे दो क्वेश्चन जो कि खत्म हो गए। अब मैं आपको बताने चाह रहा हूँ अब हमारा लास्ट टॉपिक आज का, जो कि है यूजेस ऑफ पीएच इन अवर एवरीडे लाइफ। तो अब बात करते हैं हम अपने यूजेस या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ में हम लोग पीएच बहुत यूज करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप हमारे टूथ के जो दांत टूटना वगैरह हो गया, वहाँ पे पीएच की इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो सर्वाइव कर रहे हैं, वहाँ पे भी पीएच का एक अलग रोल है। इसके अलावा कुछ प्लांट्स जो हैं वो सेल्फ डिफेंस में एसिड या बेस का यूज करते हैं, एसिड एसिड का यूज करते हैं। इसके अलावा कुछ एनिमल्स या फिर प्लांट्स हैं जो कि एसिड का यूज करते हैं सेल्फ डिफेंस के तौर पे, वहाँ पे हमारा पीएच का क्या रोल है, पीएच को कैसे बैलेंस करना होता है। और इसके अलावा आप हमारे बॉडी के अंदर यहाँ तक कि डाइजेशन प्रोसेस में भी कुछ ऐसे सीक्रेट्स होते हैं जो आपने बायोलॉजी में ऑब्वियसली इस बातें पढ़ रखे होंगे, वहाँ पर भी पीएच का यूज होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला जो हमारा है पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच का क्या रोल है, देखते हैं। एक्सियल हेल्प्स इन डाइजेशन या फिर डाइजेस्टिंग इन अवर फूड विदाउट डैमेजिंग और हर्टिंग अवर स्टमक। तो एक्सियल जो है वो हमारे खाने को डाइजेस्ट करता है, हमें हमारे स्टमक को बिना हर्ट किए, हार्म किए हुए। जबकि ड्यूरिंग इन डाइजेशन excessive acid being basic in nature, antacid react with the excess acid in stomach and neutralize it। तो indigestion जब हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लें हमने खाना खा लिया, खाना खाने के बाद क्या होता है, HCl जो है उसको ब्रेक डाउन करके जो एसिड है उसको ब्रेक डाउन करके हमें डाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करता है और डाइजेस्ट हो जाता है खाना। लेकिन कई बार क्या होता है, ओवर ईटिंग की वजह से जो ये अपना HCl है
इसका जो अमाउंट होता है हमारे स्टमक में वो एक्सेसिव अमाउंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हमें इंडाइजेशन हो जाता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि एंटासिड जो होता है वो कैसा होता है, बेसिक होता है नेचर में। जो एंटासिड है वो बेसिक होता है नेचर में, उसको ले लेते हैं, जिसकी वजह से वो रिएक्ट करता है जब एक्सिल एसिड जो बचा हुआ एक्स्ट्रा एसिड है ना हमारे स्टमक में, उसके साथ जाकर वो रिएक्ट करता है स्टमक में और उसको न्यूट्रलाइज कर देता है और फिर हमें राहत मिल जाती है, हम खुश हो जाते हैं। दो मोस्ट कॉमन जो एंटासिड्स हैं वो कौन कौन से हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और सेकंड है अपना सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विच इज अ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा हमारे घर में आराम से हमें उपलब्ध या फिर अवेलेबल हो जाता है। फिर बात करते हैं अपने सेकंड पॉइंट की विच इज सेकंड पॉइंट है हमारा कि पीएच चेंजेस एज अ कॉज ऑफ टूथ डिके। तो पीएच जो है वो एक तरह से रीजन है कि हमारे दांत जो है वो भी पीएच चेंज की वजह से ही टूट रहे हैं। अब कैसे, द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन अवर माउथ ब्रेक डाउन द शुगर इनटू या टू फॉर्म एसिड्स, टू बी मोर प्रिसाइज लैक्टिक एसिड। तो क्या होता है जब हम चीनी या फिर कोई भी शुगर वाला अपना चीज जैसे कि आइसक्रीम हो गया, टॉफी हो गया, कैंडीज, कुछ भी हो जिसके अंदर मीठापन ज्यादा हो, वो जब हम खाते हैं उससे क्या होता है जो हमारे मुंह में बैक्टीरियाज हैं वो उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं और एसिड फॉर्म करते हैं। तो उसी से हमारे मुंह में एसिड फॉर्म हो जाता है। तो डिके स्टार्ट व्हेन द पीएच ऑफ एसिड फॉर्म्ड इन द माउथ फॉल्स बिलो 5.5। तो जो दांत है हमारे वो तब टूटना स्टार्ट होते हैं या खराब होने स्टार्ट होते हैं जब जो वो एसिड जो बैक्टीरियाज ने ब्रेक डाउन करके जो एसिड बनाया है वो 5.5 से नीचे चले जाता है। अगर आपको याद हो ये मेरा पीएच है, यहाँ पर 7 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे है ना, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर, तो 5.5 मान लो यहाँ पर है। तो अब इसके यहाँ पर अगर 5 है, यहाँ पर हो गया 5.5, 6 और 5 के बीच में, तो इससे नीचे जैसे जैसे हमारा जाने लगता है, तो आपको पता ही है इस तरफ क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। अब इस तरफ जैसे जैसे जाने लगेगा वैसे वैसे जो सबसे हार्डेस्ट मटेरियल होता है हमारी बॉडी के अंदर वो क्या है, हमारे दांत। किसके बने होते हैं, अपने कैल्शियम फॉस्फेट के। किसके बने होते हैं फिर से बताइए, कैल्शियम फॉस्फेट के। अब क्या है कि कैल्शियम फॉस्फेट के वो बने हुए हैं, तो वही हमारी पूरी बॉडी में सबसे हार्डेस्ट मटेरियल, और उसका ही जो पीएच लेवल है वो 5.5 से कम पे चले गया वो, तो क्या होगा, वो खराब होने स्टार्ट हो जाएगा, वो उसके अंदर कोरोजन मतलब कोरोड होने स्टार्ट हो जाएगा, तो वो बस टूटना स्टार्ट कर जाएगा। तो उसके लिए हम उसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, बाय द बेस्ट वे टू प्रिवेंट टूथ डिके इज टू क्लीन द माउथ थ्रूली आफ्टर ईटिंग फूड। तो अपने मुंह को साफ कर कर हम टूथ को या टूथ को डिके होने से बचा सकते हैं, दांतों को टूटने से बचाया जा सकता है जब हम अपने मुंह को क्लीन करें। अरे मतलब सिंपल वर्ड में कहूँ, आप टूथपेस्ट ले लीजिए। टूथपेस्ट क्या है, एक बेसिक सॉल्यूशन होता है उसका, ठीक है। अब क्योंकि जो टूथपेस्ट है उसका जो वो क्या है, उसका जो पीएच होता है वो क्या है 8.0 के अराउंड में है। तो वो जब आप उसको रिंस ऑफ करते हैं अपने मुंह से, जब उससे आपने ब्रश किया टूथपेस्ट के थ्रू, तो आपके मुंह में जो एसिड का लेवल जो बहुत ज़्यादा गिरता चले जा रहा था वो क्या होता है, न्यूट्रलाइज कर देता है टूथपेस्ट उसको। और जैसे ही वो न्यूट्रलाइज होता है तो जितने साफ पानी से आप अपने मुंह को धोते जाएंगे उतना ही आपका साफ मुंह रहेगा और फिर आपके दांत नहीं टूटेंगे। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट जो है हमारा, प्लांट्स एंड एनिमल आर सेंसिटिव टू पीएच चेंजेस। प्लांट्स और एनिमल भी हमारे पीएच जैसे चेंज होता है उसके लिए सेंसिटिव होता है। तो पहला पॉइंट क्या है, सॉइल का पीएच देखते हैं प्लांट ग्रोथ में। उससे पहले मैं अगर बात करूँ सॉइल का पीएच पता कैसे चलेगा हमें, सॉइल का पीएच क्या है, मतलब सॉइल एसिडिक है बेसिक है। देखिए अगर सॉइल एसिडिक होगी तो उसके अंदर बेसिक मिलाई है, बेसिक होगी तो उसके अंदर एसिडिक मिलाते हैं। अभी एग्जांपल के साथ बताऊंगा, लेकिन उसका पीएच कैसे चेक करेंगे, आप सॉइल को लीजिए, उसका एक सॉल्यूशन बनाइए और यूनिवर्सल इंडिकेटर को यूज कीजिए, उसके थ्रू आपको आराम से पता चल जाएगा कि आपकी सॉइल का पीएच कहाँ पर एग्जिस्ट करता है। और इसके अलावा इफ द सॉइल इज टू एसिडिक, अगर आपको पता चलता है कि आपकी जो सॉइल है वो बहुत ज्यादा एसिडिक हो गई है, तो जिसका जो पीएच है कहाँ तक है, S4 तक है, ठीक है। क्योंकि ये चीज याद रखना जरूरी है कि सॉइल का पीएच कहाँ तक जाएगा तब हमें मिलाना है, क्या पता ज्यादा हो जाए तो फिर आप वो पूरी की पूरी खराब हो चुकी है ना, इसलिए। तो लो पीएच S4 देन इट इज ट्रीटेड विद मटेरियल्स लाइक क्विकलाइम, स्लैकलाइम और चॉक। तो उसको हम ट्रीट करते हैं मटेरियल्स के साथ, क्या क्या, क्विकलाइम, स्लैकलाइम और चॉक के साथ। स्लैकलाइम क्या है हमारा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्विकलाइम क्या है हमारा, कैल्शियम ऑक्साइड, और चॉक क्या है हमारा, कैल्शियम कार्बोनेट। फिर ऐसे ही अगर ये तो था एसिडिक की बात, अगर हम बेसिक की बात करें, सॉइल इज टू बेसिक, यानी कि उसका जो पीएच है वो मेरा 8.3 से
या फिर 8.3 तक पहुंच चुका है, ठीक है, उससे ज़्यादा ही वहाँ 8.3 तक भी पहुंच गया ना, तब भी समझिए बहुत ज़्यादा बेसिक हो चुकी है वो, तो उसके हमें किससे ट्रीट करना पड़ता है, अपने मैन्योर से, जो आपने देखा ही होगा वो डीके अपने होते हैं ना ऑर्गेनिक मैटर्स, मैन्योर या फिर कंपोस्ट, उन सब चीज़ों से हमें उन्हें ठीक करना पड़ता है। फिर सेकेंड पॉइंट आता है पीएच चेंजेस फॉर सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स। पीएच चेंज फॉर सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स क्या है, पीएच हमें मतलब एनिमल्स को जिंदा रहने के लिए भी पीएच चेंज को मेंटेन रखना पड़ता है। कैसे, द फिश एक्वेटिक लाइफ, फिश या फिर एक्वेटिक लाइफ जो है वो क्या होती है, मर जाती है अगर ज्यादा एसिडिटी हो जाती है अपने लेक वाटर में, ठीक है, किसकी वजह से, अब लेक वाटर के अंदर ये एसिड आ कहां से रहा है, रेन वाटर की वजह से, कॉज बाय एसिड रेन। देखिए हमारी जो बॉडी है, फिश की बात छोड़ते हैं 2 मिनट, हमारी बॉडी की बात करते हैं, अगर नॉर्मल भी आप देखो ना, कोई सा भी एनिमल होगा वो 7 से लेकर 7.8 के बीच में उसकी बॉडी का पीएच होना चाहिए, लेकिन जहां कम या ज्यादा हुआ वहां पे उसको प्रॉब्लम होगी, वहां वो उसकी डेथ हो सकती है, ठीक है। तो एसिड रेन का पीएच देखिए क्या है, 5.5 के अराउंड में होता है, ठीक है, अबाउट टू अबाउट 5.5 होता है। तो उसकी वजह से जो एक्वेटिक लाइफ है वो खत्म होना स्टार्ट हो जाती है, फिश जो है मरना स्टार्ट हो जाती है। तो अब उस लेक वाटर को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेसिक चीज ऐड करते हैं, जो कि क्या है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट को बहुत सारे लेक्स में मिलाया जाता है ताकि वो न्यूट्रलाइज कर दे वहां के एसिड को, जो कि कहाँ से आया है, रेन वाटर से आया है। इसके अलावा एक पॉइंट और है, खाली पृथ्वी पर ही नहीं, अगर हम प्लैनेट से बाहर चले जाएं, वीनस पे चले जाएं, तो वीनस में भी क्या है, वीनस इज मेड अप ऑफ थिक व्हाइट येलोइश क्लाउड, एक बहुत ही मोटे व्हाइट और येलोइश क्लाउड के पदार्थ से बनी हुई है, जिसमें क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। सो लाइफ इज इम्पॉसिबल देयर। तो वहां पर भी क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है, किस चीज में है, थिक व्हाइट और येलोइश क्लाउड की फॉर्म में है, और इसीलिए वहां पर भी लाइफ जो है इम्पॉसिबल है। फिर हम बात करेंगे अपने लास्ट और फोर्थ पॉइंट की। तो फोर्थ पॉइंट है हमारा सेल्फ डिफेंस एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वेलफेयर। तो जो हमारे प्लांट्स और एनिमल है वो एक तरह से सेल्फ डिफेंस अपने आप को बचाते हैं। कैसे, यही एसिड्स वगैरह या फिर बेस की मदद से। अब देखिए कैसे होता है, एग्जांपल देख लेते हैं, फटाफट समझ में आ जाएगा। व्हेन अ हनी बी स्टिंग्स अ पर्सन इट इंजेक्ट्स एन एसिडिक लिक्विड इन द स्किन। जब एक हनी बी मधुमक्खी जब काटती है ना, तो क्या होता है कि वो एक एसिडिक लिक्विड को हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर देती है। तो उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बेकिंग सोडा को यूज करना पड़ता है। टू न्यूट्रलाइज इट वी यूज बेकिंग सोडा टू रबिंग ऑन दैट स्टंग एरिया। हम बेकिंग सोडा को लेते हैं और उसको रब करते हैं अपनी स्किन पे। तो क्या होता है, वो जो जहाँ पे भी हम उसने हनी बी ने काटा था वो एरिया, वहां पर बेकिंग सोडा को रब करने से न्यूट्रलाइज हो जाता है, और फिर वो मतलब पीएच जो है बैलेंस हो जाता है, और पीएच बैलेंस होने की वजह से जो हमें पेन हो रहा होता है, बर्निंग सेंसेशन हो रही होती है, वो खत्म हो जाती है। फिर ऐसे अगर दूसरे एग्जांपल की बात करें, व्हेन वास्प स्टिंग्स इट इंजेक्ट्स एन एल्कलीन लिक्विड। जब वास्प हमें काटती है तो एल्कलीन लिक्विड वो छोड़ती है। अब वो एसिडिक नहीं है, वो कैसा है, बेसिक लिक्विड डाल दिया हमारी बॉडी के अंदर। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम एक माइल्ड एसिड यूज करते हैं, जो क्या है, विनेगर। विनेगर को लेके उसको रब कर लेते हैं अपनी बॉडी पे, जहां पर भी उसने स्टिंग किया था या फिर काटा था। तो उसके बाद वहां पे भी जो बर्निंग सेंसेशन थी वो खत्म हो जाती है। थर्ड पॉइंट है, व्हेन एन आंट स्टिंग इट इंजेक्ट्स मिथेनॉइक एसिड इनटू द स्किन। जब एक आंट जो है वो काटती है, मतलब जो चींटी है वो जब हमें काटती है, तो वो क्या करती है, मिथेनॉइक एसिड को हमारी स्किन में डाल देती है, विच कैन बी न्यूट्रलाइज विद रबिंग बेकिंग सोडा ऑन द स्टिंग एरिया। फिर से हम बेकिंग सोडा को ही यूज करते हैं वहां पर उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। फिर फोर्थ पॉइंट है, व्हेन अ पर्सन हैपेंस टू टच द लीव्स ऑफ अ निटल प्लांट एक्सीडेंटली। अगर हम गलती से, कई बार होता है कुछ ऐसे पौधों से टकरा जाता है, फिर वहां पे हमें बहुत ज्यादा बर्निंग सेंसेशन होती है। तो ऐसे ही एक निटल प्लांट होता है, तो उसकी अगर लीव्स को हम गलती से भी टच कर लेते हैं या फिर हमारी बॉडी से वो टच हो जाता है, तो वहां पे ना उसके जो प्लांट के जो स्टिंग कटीले वो होते हैं, लीव्स होती हैं, वो इंजेक्ट कर देती है मिथेनॉइक एसिड को हमारी स्किन पर, जिसकी वजह से हमें बर्निंग होने लगती है, बर्निंग पेन जैसे दर्द सा होता है, बहुत ज़्यादा जलता है। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, फिर से बेकिंग सोडा। तो आप देख ही रहे हैं ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्पल में जब भी एसिडिक वाला हमें सेल्फ डिफेंस एनिमल्स ने या फिर प्लांट्स ने किया, तो वहाँ पर हमने बेकिंग सोडा को यूज़ किया। बेकिंग सोडा सबसे बेस्ट है इसीलिए। तो हाँ, तो बस यही थे हमारे यूजेस और इम्पोर्टेंस पीएच के एवरीडे लाइफ में, और इसी के साथ यहीं पे वीडियो खत्म होती है।